अनपत्योऽस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दद्यां तिलांजलिम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। कल मैंने आप लोगों को वार्षिक राशि फल से आपका परिचय कराया था। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये 8 राशियों के 4 राशियों का एक कार्यक्रम में मैंने बनाया है। अगर आप मेष से लेकर वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक आदि राशियों से 8 वृश्चिक राशि तक की कोई भी राशि है तो आप जाकर के वो कार्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मैं आपका ध्यान भावों में बनने वाले ग्रह या भावों में बैठे ग्रहों से कराने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, मैं लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। शुरू करते हैं और कार्यक्रम में जरूर देखने के साथ जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए और प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखना चाहिए। आइए बात करते हैं कि जन्म कुंडली के 3 और जन्म कुंडली के 6वें और जन्म कुंडली के 8वें भाव की, इन 3 भावों पे आज की चर्चा केंद्रित होगी। विचार करें तो जन्म कुंडली के 3 भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि का बैठा हो, जैसे 1 नंबर की राशि बनी और शनि यहाँ बैठ गए, या 10 नंबर की राशि बनी और गुरु यहाँ बैठ गए, और जन्म कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर की राशि बनी और बुध यहाँ बैठ गए। विचार है बस ये, आप ऐसे मतलब कोई भी ग्रह इन भावों में नीच राशि का बैठा हो। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज इसी सिद्धांत को मैं आज मुझसे मिलने आए थे, उनको मैंने ये सिद्धांत बताया तो आप लोगों को भी सोचा बता देता हूं। तो सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई ग्रह जैसे मान लीजिए बुध नीच के होंगे, क्लियर है, या गुरु नीच के होंगे या शनि नीच के होंगे, तो सामान्य बात है कि जब यहाँ पे शनि नीच के होंगे तो इनकी उच्च राशि यहाँ बनेगी ना। तो ग्रह अपनी उच्च की दृष्टि अपने सामने वाले भाव पे डालेगा। तो जब ग्रह अपने उच्च की दृष्टि सामने वाले भाव पे डालेगा ना, तो ये भाव को वो बलवान बना देगा। इसका अर्थ है कि शनिदेव यहाँ का फल कमजोर जरूर करेंगे, लेकिन अपनी उच्च की दृष्टि से उस भाव की सुरक्षा बढ़ा देंगे। बात यही खत्म नहीं होती है, अभी और भी बात बाकी है। इस भाव में अगर शुक्रदेव बैठ जाएंगे, अगर जैसे ग्रह नीच का हुआ तो अपनी उच्च दृष्टि से देख लेने के कारण ये जन्म कुंडली के सामने वाले भाव को बलवान बना देंगे या उसकी सुरक्षा कर देंगे। अब बात उससे आगे क्या होती है भगवान, कि अगर इस भाव में इस भाव का स्वामी बैठ जाए, मैंने किसी अन्य ग्रह को नहीं बिठाया है, इस भाव तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र अगर यहीं बैठे हों तो इस शुक्र का ये जो शनि का नीच भंग यहाँ पे देश दृष्टि के कारण हो रहा है या केंद्र में बैठने के कारण होता है, अब शुक्रदेव यहाँ भी बलवान हो जाएंगे और शनिदेव यहाँ भी बलवान हो जाएंगे। अगर यहाँ शुक्रदेव नहीं बैठते तो भाग्य का फल या जहां पे ग्रह देख रहा है अपनी उच्च की दृष्टि को, उसका फल उतना नहीं मिलेगा सामान्यतया। जबकि अगर उस भाव में उस भाव का स्वामी बैठ जाए, इसको और ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि 7वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं, तो जब यहां 1 नंबर दिखेगा तो सामान्य बात है भाई कि उसकी कुंडली के लग्न में 7 नंबर लिखेगा। तो शनि की उच्च दृष्टि यहां पे पड़ रही है, मतलब शनि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। तो अगर यहां शुक्रदेव नहीं बैठे होंगे ना, तो ये सामान्य परिणाम करेंगे, अपने उस भाव पे दृष्टि डालने का सामान्य प्रतिफल शनिदेव करेंगे। लेकिन अगर यहीं शुक्रदेव बैठ जाएंगे ना, तो ये 100% का परिणाम देने लगेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे बुध यहां नीच के बैठे हैं, तो अगर बुध मीन राशि में नीच के होते हैं तो इनकी उच्च राशि यहां बनेगी कन्या राशि, और अगर यहां पे शुक्रदेव नवमांश चक्र में, क्योंकि लग्न कुंडली में ये ऐसे तो कभी भी नहीं बैठेंगे, नवांश चक्र में अगर शुक्रदेव यहीं बैठ जाएं तो परस्पर दोनों ग्रह एक दूसरे की उच्च दृष्टि डालने के कारण
शुक्र की उच्च दृष्टि मीन राशि पे पड़ गई और बुध की उच्च दृष्टि कन्या राशि पे पड़ गई। ये योग भी लाभकारी राजा के जैसा व्यक्ति को परिणाम देने वाला हो जाता है। अब एक सिद्धांत और भी है जो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शनि देव नीच राशि में बैठ गए किसी की कुंडली में, तो उसकी कुंडली के सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि बनी। मान लीजिए यहाँ शुक्र नहीं बैठे हैं, विचार करें, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो सिद्धांत कह रहा हूं वो आपकी कुंडली पे लागू हो जाए। तो इस सिद्धांत की सुरक्षा और कैसे हो जाएगी? इस सिद्धांत की सुरक्षा ऐसे और हो जाएगी कि ये तो शुक्र यहां बैठ गए, लेकिन अगर इस भाव में लग्नेश भी जन्म कुंडली के बैठ जाते हो ना, अब मान लीजिए 7 नंबर की कुंडली है तब तो लग्नेश यहाँ पे बैठे हो ही जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे शनि को यहाँ नीच कर देता हूँ 1 नंबर की राशि में, 1 नंबर की राशि बनी और यहाँ शनि नीच के हो गए, तो 1 नंबर की जब राशि यहाँ बनेगी तो 7 नंबर की राशि यहाँ बनेगी। अब विचार करिए कि जब यहाँ 1 लिखेगा तो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिखेगा। अब क्या आचार्य लिखते हैं कि पहले क्या था कि यहाँ पे शुक्र बैठना चाहिए, तब शनि का नीच भंग तो हो ही जाएगा वैसे भी, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे शुक्र नहीं बैठे हैं तो इस शनि का नीच भंग या नीच प्रभाव कैसे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा जातक के लिए अच्छाई के मामले में, अगर यहाँ पे लग्न के अधिपति चंद्रमा बैठ जाएं। मतलब क्या है कि अगर बुध यहां नीच के हुए हैं तो 12 नंबर की अगर कुंडली यहां बनती है या शनि नीच के हुए तो इसके जस्ट 7वें घर में अगर इस भाव का स्वामी बैठ जाए तब तो ये उत्तम बात है, और अगर वो नहीं बैठते हैं तो यहां पे अगर लग्न का स्वामी भी बैठ जाए ना तो भी वो भाव की सुरक्षा बढ़ा देते हैं, तो भी व्यक्ति को राजा बना देते हैं। अब इसको और भी ज्यादा मैं गंभीरता से और 1-2 उदाहरण दे करके, थोड़ा भले कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो जाए पर इसको समझते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा विषय है। जैसे फिर से समझते हैं और जरा ध्यान से आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम नीच ग्रह को लेकर के बड़े भ्रम में चले जाते हैं। फिर से फ्रेश उदाहरण, मान लीजिए 10 नंबर की कुंडली बनती है, ठीक है, और यहीं पे जो क्या बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो नीच राशि में बैठ गए। ये आप किसी भी भाव की चर्चा में कर रहा हूं, मैंने यहाँ लग्न में बिठाया है, पर आपकी कुंडली में कहीं पे भी वो नीच के हो सकते हैं। तो अगर 10 नंबर की राशि में देवगुरु बृहस्पति चूंकि नीच के होते हैं तो उनके जस्ट 7वें घर में यानी कि 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 दिखेगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ऐसे कुंडली बनेगी। तो आपकी कुंडली में गुरु हो गए नीच के, अब आप गए डर। तो गुरु के जस्ट 7वें घर में या तो यहाँ पे चंद्रमा बैठना चाहिए, तब पहले वाला सिद्धांत लागू होगा कि भाई गुरु की उच्च दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है तो गुरु इस भाव की सुरक्षा कर रहे हैं अपनी उच्च की दृष्टि को देख करके। और अगर इस भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ये तो सामान्यतया ऊंचे ग्रह को देख रहा है, ग्रह अपनी उच्च राशि को देख रहा है तो सामान्यतः इस भाव की सुरक्षा बढ़ा देगा, लेकिन अगर यहीं चंद्रमा बैठ जाएंगे तो ये सुरक्षा की लेयर दोगुनी हो जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए यहां चंद्रमा नहीं बैठे हैं, विचार करिए, कोई जरूरी नहीं है कि चंद्रमा यहीं बैठे, तरह तरह की कुंडली है, तो क्या होगा, यहां पे अगर जन्म कुंडली के लग्नेश यानी कि लग्नेश कौन होंगे, शनि, अगर शनि देव यहां बैठ जाएंगे तो भी ये बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच जातक को मिल जाती है। फिर ये जातक को जहां दरिद्र बना रहे थे नीच होकर के, अगर ये दोनों में से कोई एक सिद्धांत भी लागू हो गया तो व्यक्ति एकदम महान नितांत कमजोर घर में पैदा हुआ जातक भी महान राजा बन जाता है। बड़ी अद्भुत बात है। ये जो सिद्धांत है ना, ये हम आम तौर पे कुंडली पे घटित नहीं करते हैं। ज्योतिष में बेसिक जानकारी आपको यहाँ ये बैठा है, यहाँ ये बैठा है, यहाँ ऐसा बहुत सारा है, बहुत 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 लोग हैं, और लगभग आजकल ज्योतिष के जितने भी फलकथन बताए जाते हैं वो सिर्फ भाव फल पे आकर के हम टिक करके रह गए हैं। कुछ AI ज्योतिष भाव फल बता देता है, 9वें भाव में ये है, 10वें भाव में ये है, भलाना ढिमाका जो भी है, पर ज्योतिष के जो गहरे राज हैं वो ऐसे ही, ये गहरी बात है कि आपकी कुंडली में ग्रह ने आपको कैसे सुरक्षित कर दिया, उलट हो रही थी बात वो कैसे सीधे हो गई, आपके पक्ष में आ गई। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में 6 नंबर की कुंडली बनती है, 6 नंबर की कुंडली बनी कन्या लग्न की, और यहाँ पे बुध जो है वो नहीं, शुक्र जो है वो नीच राशि के हो गए। शुक्र
ये याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत शुक्र बुध वाला है वो नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं, और ये सिद्धांत नवांश चक्र और दशमांशा किसी भी वर्ग चार्ट पे लागू होगा। तो मैंने उदाहरण दिया कि किसी जातक की कुंडली कन्या लग्न की है और शुक्र कन्या राशि में नीच राशि के होते हैं, तो सामान्य बात है कि जब यहाँ पे 6 नंबर लिखेगा तो यहाँ से आप बढ़ते बढ़ते जब आएंगे तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि इसके जस्ट उच्च भाव में ग्रह शुक्र अपनी उच्च की दृष्टि से भाव को देख करके एक लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक लेयर बढ़ गया, ग्रह ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। दूसरा, अब अगर इस भाव में और भी इसकी सुरक्षा कैसे बढ़ जाएगी, जब इस भाव का स्वामी अर्थात गुरु मीन राशि के स्वामी होते हैं वो यहीं बैठ जाए, तो अब ये जो सुरक्षा थी वो डबल लेयर वाली हो गई। मतलब अब आपका दाम्पत्य सुरक्षित है, जिस भी भाव की ये बात हो रही, अब ये भाव सुरक्षित हो गया, डबल सुरक्षा मिल गई। तीसरा, मान लीजिए गुरु यहां नहीं बैठे हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि गुरु यहीं बैठेंगे, ठेका तो लिए नहीं है। अब क्या कहता है कि अगर यहां पे गुरु बैठ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर यहां के स्वामी यानी कि लग्न के स्वामी बुध अगर ये यहां बैठ जाएंगे तो भी ये दोनों ग्रह आपस में सुरक्षा एक दूसरे को प्रदान कर देंगे। फिर ये मीन राशि के बुध का नीच भंग भी हो जाएगा और शुक्र का भी। उलट करके देखें तो ये नीच भंग राजयोग प्रत्यक्षतया नहीं है, ये ग्रह किसी भी नीच राशि के प्रभाव को कमजोरी को मजबूती में बदल देता है। जैसे उनकी कुंडली में जो बात मैंने कही थी, जो मुझसे मिलने आए थे, उनकी कुंडली में मैंने यह बात कही थी कि 6 नंबर की राशि में यहां उनकी लड़की की कुंडली थी और 6 नंबर की राशि में यहां पे उनकी कुंडली में शुक्र बैठे थे और यहां बन रही थी 12 नंबर की राशि। ठीक है, नवांश चक्र की यह बात थी। तो वो डर रहे थे कि पंडित जी मेरी कुंडली में, बिटिया की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में नीच के हैं, ये तो खराब है। मैंने कहा कि देखो यहां 12 नंबर की राशि में गुरु बैठे हैं, अगर गुरु नहीं बैठे होते तो ये खराब बात होगी। दूसरा, उनकी कुंडली में बुध देव यहां बैठे थे, यहां 6 नंबर था ना, तो 5, 4, 3, 2 बुध देव उनकी कुंडली के नवांश चक्र में वृष राशि में बैठे थे। तो एक परिवर्तन यहां बुध की राशि में गुरु, शुक्र और शुक्र की राशि में बुध बैठ गए। लेकिन उससे ज्यादा परिणाम कि शुक्र कन्या राशि में नीच के थे, अपनी उच्च की राशि को देख रहे थे और इस भाव का स्वामी यहीं बैठा था। इस वजह से ये ग्रह का जो सिद्धांत बन गया ना, ये जातक को वापस सब कुछ छीनने से पहले सब कुछ लौटा देता है। प्राण गए, धन गया, लेकिन जाने से पहले आ गया। ये जो सिद्धांत है ना, बहुत उत्तम सिद्धांत है। अगर आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह पे, किसी भी नीच ग्रह पे अगर ये सिद्धांत लागू हो गया तो वो नीच ग्रह आपके किस्मत को बदल देने वाला होता है। इस वजह से ये बात समझनी होगी। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी कि एक बड़े ही नितांत विद्वान के घर में एक भ्रष्ट पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। महान जुआरी हो जाता है, घर का सारा सामान उठा करके जुआरी सोटोरियों को दे देता है और बहुत ही खराब मति बुद्धि वाला हो जाता है। फिर उनके जो पिता थे, जो बड़े ही विद्वान थे, ब्राह्मण थे, बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा कि ऐसे पुत्र से जो अपने पिता के अभिमान और स्वाभिमान की सुरक्षा न कर सके, ऐसे पुत्र से अच्छा होगा कि मैं निसंतान हो जाऊं। लाओ मैं आज जल लेकर के उसकी तिलांजलि दे देता हूं। जो पुत्र अपने पिता के संस्कारों की सुरक्षा नहीं करता, अपने पूर्वजों के संस्कारों की सुरक्षा नहीं करता, अपने पूर्वजों के परंपराओं पे विश्वास नहीं करता, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता। विचार करने वाली बात है। इस वजह से हम पुत्र हैं जिस किसी के भी, हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि किसी भी अवस्था में हम जिस कुल खानदान में हमारा जन्म हुआ है, जिस कुल परंपरा में हमारा जन्म हुआ है ना, जो हमारे ऋषि हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी बातों का खंडन ना करें, उसमें जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। किसी भी अवस्था में आपका जो कर्म है वो उनका मान मर्दन ना करें, उनकी परंपराओं को संजो कर रखें, उनकी सभ्यता जो हमें दी गई है, जो संस्कार हमें उनके द्वारा मिले हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल शाम का कार्यक्रम भी जरूर देखने आ जाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन पे जरूर दबा दीजिएगा। सुनते हैं कि आप लोगों को कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।